हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं MPS 02 के। और उसमें बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आपको कर लेना है अच्छे नंबर्स लाने के लिए। 5-7 मिनट की वीडियो होगी तो आपको इसको गहराई से देखना है कि कौन से। अगर आपने फर्स्ट टाइम है और इग्नू के स्टूडेंट है तो प्लीज़ सेल्फ ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है फ्यूचर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है, हमने इसके 6-7 पेज बनाए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, 2 भाग में क्वेश्चन पेपर आता है। पहला भाग होता है, एक दूसरा भाग होता है। तो पहले अनुभाग में क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे अनुभाग में 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आपको 5 करने होते हैं। फर्स्ट अनुभाग में से आप 2 कर सकते हैं, सेकंड अनुभाग में से आप 2 कर सकते हैं और एक आप जो है वो आपकी चॉइस है, अनुभाग 1 से करना है या अनुभाग 2 से करना है। लेकिन ये नहीं है कि पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप एक ही सेक्शन से कर दो तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 2 जो है फर्स्ट पार्ट से करने हैं, 2 सेकंड पार्ट से कंपलसरी है। एक आपकी चॉइस है, फर्स्ट से कर लो अनुभाग से या सेकंड अनुभाग से कर लो। ठीक है, तो MPS 02 के बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी और अन्य परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों और आधारों की चर्चा करनी है। मार्क्सवादी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के बारे में इसने बात किया है। दूसरा जो है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण आयामों का व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संबंध होते हैं, क्योंकि ये यूनिट जो है पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्विक राजनीति, यानी कि ग्लोबलाइजेशंस वाली जो राजनीति है। शीत युद्ध वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। शीत युद्ध के पश्चात चुनौतियों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो शीत युद्ध वाला आगे भी बताएंगे। तो वैश्विक जो राजनीति है शीत युद्ध के पश्चात किस तरीके से चैलेंजिंग होगी उसके बारे में बातचीत करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की असमानताओं की समस्या है। जो विकासशील देश है ना, उसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, तो इन असमानताओं के ऊपर क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो फिर IMF बना, उससे विश्व बैंक की क्या भूमिका रही विकासशील देशों के लिए, जो उनके बीच में जो डिफरेंस है, एक देश आगे एक देश पीछे है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद द्वंद्व समाधान के उदारवादी दृष्टिकोण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये उदारवादी दृष्टिकोण शब्द आपको घूम फिर के मिलता रहेगा। आगे चलते हैं। तो एक बार फिर ये आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी और नव उदारवादी विद्वानों के दृष्टिकोण। ये आगे उदारवादी वाला शब्द जो मैंने बोला था ना, उदारवादी आता रहेगा। और नव उदारवादी के बीच में अंतर पूछा है, वो स्पष्ट करना है। तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन हुआ है उदारवादी वाला। ओके, उसके बाद उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ये बात उपनिवेशवाद में मार्क्सवादी विचारों को भी उजागर किया है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद भूमंडलीकरण के दौर में सतत विकास और पर्यावरण की चर्चा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो पर्यावरण से रिलेटेड बैठकें होती रहती हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसलिए जो अपना टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, इस तरीके से सतत विकास, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होता है, हम अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो ऐसे दौर में कोई देश ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, जैसे चाइना, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस वगैरह आपको सब कुछ इसमें करना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शीत युद्ध से रिलेटेड मैंने बोला था क्वेश्चन आता है। आर्थिक समूह संगठनों के गठन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के पश्चात के बारे में पूछता है हमेशा। उसके बाद नवीन विश्व व्यवस्था की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो नई विश्व व्यवस्था है उस पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। भाई ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण आप पक्का एक बुक पे साइड में लिख लेना, जाते इस क्वेश्चन को लिख देना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पक्ष में उसको बताना है। अक्षेत्रवाद के विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण को बताना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है। और आप जितना आपके टाइम है उसके हिसाब से आपको अपनी जो रिपीटिंग क्वेश्चन है वो पहले कर लेना, जो क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 करने हैं, 1-2 आप छोड़ भी तो आपको छूट मिलती है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन करोगे तो 20 क्वेश्चन नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो वो आपको टाइम से मिल नहीं पाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस चीज़ के लिए।
और मैं पक्का आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये चैनल बनाया। बहुत कम स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ यार लाइक किया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे। ये कोई ऐसी जनरल वीडियो नहीं होती कि इसको कोई भी देख सके, तो खासकर स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं। तो प्लीज़ आप मुझे सहयोग करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख अंतर्निहित विषयों की रूपरेखा बतानी है उत्तर आधुनिकतावाद में के बारे में। शीत युद्ध वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। शीत युद्ध के पश्चात विश्व में जो विशेषताएं हैं, विश्व विशेषताओं के बारे में परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें जैसे 4 दिया तो आपको 2 के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है। सार्क के ऊपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, OSCI यानी कि यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर दक्षिण सहयोग, उसके ऊपर तनाव शैथिल्य, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। अगर कई बार छोटे शॉर्ट नोट में टिप्पणी लिखने के लिए आए तो आप उसको कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता दृष्टिकोण के मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। एक दूसरे पे डिपेंड है तो ये निर्भरता दृष्टिकोण होता है, तो उसमें क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये सतत विकास वाला ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मानव अधिकार में राष्ट्रवाद में महिलावादी दृष्टिकोण, ये फर्स्ट महिलावादी दृष्टिकोण काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये MPS 001 में भी आया था इसके बारे में, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे याद किया है, MPS 01 भी देना है तो उसमें भी आता है कई बार ये। उसके बाद पुरानी और नवीन विश्व व्यवस्था, दोबारा आ गया भाई, पुरानी व्यवस्था और नवीन विश्व व्यवस्था की विशेषताएं बताए, इसलिए रिपीटिंग क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में यथार्थवाद, ये यथार्थवाद और ऊपर आया था ना अभी, यथार्थवाद और गैर यथार्थवाद, और यहाँ पे नव यथार्थवाद आ गया है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप कर लेना। उनके निहित अनुमान के बारे में है। निर्भरता वाला सिद्धांत यहाँ पे अब ये आ गया। निर्भरता के सिद्धांत संबंधी लातिनी अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिकों के योगदान की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये रिपीटिंग हुआ। निर्भरता वाला सिद्धांत जो है वो अमेरिका के सामाजिक वैज्ञानिक है, उसके योगदान की समीक्षा करना है इसमें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्रमांतर विकास को रेखांकित करें और उसकी सामयिक प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको कर सकते हैं। क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आ सकता है, लेकिन एक बार आया है तो आप देख सकते हैं इसमें। क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या भारत उभरती हुई या मध्य शक्ति है। कई बार मध्य शक्ति के रूप में लिखते हैं, उभरती हुई, तो दोनों के बीच में व्याख्या करना आपको क्या है। राष्ट्र हित को परिभाषित करिए। एक राष्ट्र के वैध हितों को प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्र हित की विचार, राष्ट्र हित के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, उसकी सीमाएं क्या है बताना है। निर्भरता वाला सिद्धांत दोबारा रिपीटिंग हुआ है यहाँ पे, उसकी लिमिटेशन बतानी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है इसको। उसके बाद राज्य में नारी दृष्टिकोण, महिलावादी वाला ऊपर क्वेश्चन आया था ना, तो सेम यही है, महिलावादी जो ऊपर आया था, महिलावादी दृष्टिकोण जैसा ही क्वेश्चन है, तो नारी दृष्टिकोण वही है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ पे करना है। टिकाऊ विकास पर एक लेख लिखाना है। ठीक है, टिकाऊ, सतत, टिकाऊ, दोबारा रिपीटिंग हुआ है, वर्ड चेंज हुआ है पर। यह कहा जाता है कि राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट का दौर समाप्त हो गया है। राष्ट्र राज्यों वाला जो है वो है, उनके भविष्य के बारे में बताना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संघ में उदारवादी और न उदारवादी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आपको कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर उपनिवेशिक दृष्टिकोण, ये शायद ऊपर भी आया है, उपनिवेशिक दृष्टिकोण, उत्तर आधुनिक, तो रिपीटिंग हो रहा है। विकास पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल जो होते हैं समझौते होते हैं, तो विकास के विवाद के आयाम के रूप में व्याख्या करना है। अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं की जिम्मेदारी, असमानता वाला मैंने बताया था ना,
मुद्दों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहले हमने क्या किया था, विकासशील देशों में जो असमानताएं हैं उसके ऊपर किया था। सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में किन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ध्यान देती है, इसके ऊपर आपको एक व्याख्या करनी है। अब हम बात करेंगे अनुभाग 2 से, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन देंगे और उसी में से फिर आपको दो या 3 आपको कर सकते हैं। तो इसमें जो है शीत युद्ध वाला बार बार आ रहा है, ये कर लेना। में NPT, शीत युद्ध में NPT के ऊपर लिखने का, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकी वाला क्वेश्चन भाई कई बार रिपीट होगा, उसकी क्या स्थिति है, क्या भूमिका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। ये नीचे भी आएगा। अमेरिका शक्ति की बदलती हुई प्रकृति की चर्चा कीजिए। अमेरिका की शक्ति किस तरीके से बदलती हुई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में धार्मिक आंदोलनों की चर्चा कीजिए। धार्मिक आंदोलनों का किस प्रकार इफेक्टिव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। रिपीटिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि ये रिपीट होगा, ऊपर भी बताया था। वैश्विक मामलों में अमेरिका का जो बदलता हुआ रूप है ना, वो आपको ऊपर भी आया है और यहाँ भी आ रहा है, तो उसको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आया अमेरिका की बदलती हुई प्रकृति, तो मैं इसको रिपीटिंग क्वेश्चन में लूँगा और आप इसको कर लेना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नर जातीय हिंसा की वृद्धि के कारण बताए। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हिंसा हुई है उसके ऊपर आपको लिखना है। एज ए स्टोरी के तौर पे आप लिख सकते हैं, कहानी के तौर पे थोड़े बहुत आपको डेट्स एंड टर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद स्व निर्धारण की अवधारणा। ये स्व निर्धारण की अवधारणा बहुत इम्पोर्टेंट है। लागू करने वाली समस्याओं पर चर्चा कीजिए। शीत युद्ध वाला क्वेश्चन फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट में आ गया, यानी कि या तो लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन के ऊपर शॉर्ट संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय गैर संस्कारी संगठनों की प्रकृति की तुलना कीजिए, क्वेश्चन आया है। अंतर्राज्य विस्थापन शब्दावली से आप क्या समझते हैं। राज्यांतरिक और अंतर्राज्य विस्थापन, राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, ठीक है, ये भी आया है। आप क्या सोचते हैं कि चाइना का जो भविष्य में एक शक्तिशाली देश यानी कि महाशक्ति के रूप में उभरेगा, तो इसका कारण बताएं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो 20 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब चाइना के साथ अभी बड़ी तनातनी चल रही है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पारस्परिक निगमों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन की उदाहरण दीजिए। मानव अधिकार से रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय निगमों में। मानवीय मध्यवर्तन के बीच अंतर को कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये फर्स्ट टाइम आया है, तो ठीक है। उसके बाद स्व निर्धारण की अवधारणा यहाँ पे दोबारा आ गया, रिपीटिंग क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अप्रसार संधि, NPT अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ऊपर शॉर्ट नोट में आया था, कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को मीडिया ने किस रूप से प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को मीडिया ने किस रूप से प्रभावित किया। पहले लोग एक दूसरे से दूर इसके बारे में जान सकते हो, अब मीडिया आ गई तो सबके पास सब इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुँचती है और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के पश्चात मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में आपको लिख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे भी आया है, ठीक है। उसके बाद एपेक के ऊपर शॉर्ट नोट पहले ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आ गया, उसके बारे में आप एक लेख लिख सकते हैं। 20 नंबर में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये हो गया। विश्वीकरण के वर्तमान चरण में विशिष्ट लक्षण मूल्यांकन में, अच्छा, WTO संगठन के ऊपर लिख सकते हैं आप, उसके ढांचे के रूप में वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको कर लेना है। एपेक, WTO, विश्व बैंक, ये सब होते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट में विश्व बैंक आ गया, देखो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में आपको बताना है। तो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सबकी हैं उनके ऊपर आ जाता है। उभरती हुई नई व्यवस्था में भारत को आप किस भूमिका के रूप में देखते हैं, कल्पना करते हैं, व्याख्या कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया के बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ लिखते जाना है, सारी चीज़ें बतानी हैं। तो इस तरीके से आपको फिर अभी तो और भी बचे हैं क्वेश्चंस, रिपीटिंग क्वेश्चंस आप देखना। लैटिन अमेरिका में अक्षेत्रीय आंदोलनों के उद्भव और वृद्धि का संक्षिप्त सर्वेक्षण कीजिए। लैटिन अमेरिका, ठीक है, उसके बारे में है यहाँ पे। शीत युद्ध वाला क्वेश्चन, उसके पश्चात राष्ट्र राज्यों के समकक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी वो बतानी है। मध्य शक्ति, भारत को मैंने बोला था मध्य शक्ति, उभरती हुई शक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है, ये घुमा फिरा क्या है।
ठीक है। सार्क के बारे में आप लिख सकते हैं, मैंने बोला ना सार्क, IMF, WTO, इनके किसी के भी बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में तो पक्का आएगा, कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में बताना है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेपों के बारे में चर्चा कीजिए। विज्ञान और तकनीकी वाला क्वेश्चन यहाँ फिर आया है, आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के निर्भर होते हैं, ठीक है। मानव सुरक्षा के आयामों पर एक निबंध लिखना। महिला, बच्चों और देशी व्यक्तियों के अधिकारों का बहुराष्ट्रीय निगमों के भूमिका मूल्यांकन करें। नर जातीय पहचानों का पुनरुत्थान। शरणार्थियों और IDPs का मध्य विभेद। ये क्या थे, छोटे छोटे कुछ टॉपिक थे और कुछ रिपीटिंग क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 उसमें से काम करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं। फिर भी आपको अगर कोई इश्यू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। मुझे पता है कि MA जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं बहुत कम स्टूडेंट कर रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, तो फिर भी मुझे आपका चैनल लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की जो वीडियोज़ हैं MPS की तभी बनेंगी जब आप अच्छा खासा लाइक इन वीडियो के ऊपर दोगे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।